हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम हिट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 कर रहे हैं। ये आपका UPPSC प्री 2022 के लिए है। तो इसमें आपके GS के और करंट के जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो हैं वो दोनों डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव ऑन मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव है इंडिया ऑन मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ये किस किस गवर्नमेंट ने जो है सपोर्ट किया है? तो इसका आंसर है आंसर बी यूके। तो इट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूके ने 1.2 बिलियन का जो है पैकेज जो है पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इन ग्रीन प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ये। ग्रीन प्रोजेक्ट ऑब्वियसली आपको क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप तो समझ में ही आ गया होगा कि ग्रीन प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसका जो काम है कि टू मोबिलाइज द प्राइवेट कैपिटल इनटू द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जो प्राइवेट कैपिटल है उसको सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है मूव करना, मोबिलाइज करना। तो ये इसका इनिशिएटिव है। तो इंडिया और यूके जो गवर्नमेंट है सपोर्टेड बाय द बोथ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होल्ड डैश ऑफ SDR कोटा इन IMF। तो इंडिया जो है कितना % ऑफ SDR कोटा जो है IMF में होल्ड करती है? तो इसका आंसर है आंसर डी 2.75। तो 2.75। तो अभी जो हाल ही में क्या हुआ था कि आपका अराउंड आई थिंक सितंबर 2021 में जो है इंडिया का जो SDR कोटा है उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो अब जो है इंडिया होल्ड करता है 2.75% ऑफ SDR कोटा इन IMF। और ये कितना % वोट होल्ड करता है? 2.63% ऑफ वोट्स। तो इतना इंडिया का कोटा है और इतना इंडिया के इतने % वोट होल्ड करता है। तो इससे क्या हुआ कि जो SDR एलोकेशन है बाय IMF टू इंडिया, क्योंकि कोटा इंक्रीज हो गया तो SDR एलोकेशन भी इंक्रीज हो गई। तो अब SDR एलोकेशन जो इंडिया की है, एलोकेशन बाय IMF टू इंडिया, वो कितनी हो गई है? 12.57 बिलियन SDR। 2.57 बिलियन SDR ये किसके बराबर हो गया? $7.86 बिलियन। तो ये वाली फिगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। $7.86 बिलियन तो बहुत ही रेयर केसेस में पूछा जा सकता है, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में पूछा जा सकता है। ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है। 12.57 बिलियन SDR ये इंपॉर्टेंट है। कितना कोटा है ये इंपॉर्टेंट है, और कितने % वोट है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देखिएगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी 2.75%। ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर कोर्स है, टेस्ट सीरीज कोर्स एंड ये करंट अफेयर है। तो आप इसको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये इंग्लिश मीडियम में है। तो आप बाकी सारी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। 3 कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप इसमें से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2021 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे, और नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। What is the name of the commission's India's first satellite and ballistic missile tracking ship? तो what is the name of the commission इंडिया की पहली फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम क्या है? तो इसका आंसर है आंसर बी, ध्रुव। तो ध्रुव जो है इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप बन गई है, और ये जो कमीशन होगी वो विशाखापट्टनम से होगी, और इसको जो बिल्ड किया गया है बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड ने जो है इसको बिल्ड किया है इन
किसके कोलैबोरेशन में? डीआरडीओ के और एनटीआरओ के। एनटीआरओ, आप मुझे बताएंगे कि एनटीआरओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? एनटीआरओ का, डीआरडीओ का भी बताएंगे, दोनों का कमेंट करिए कि इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है। एनटीआरओ की फुल फॉर्म बताइए और इसका हेडक्वार्टर बताइए, और डीआरडीओ की भी फुल फॉर्म बताइए और इसका हेडक्वार्टर बताइए, दोनों चीज़ों का बताइए। चलिए, फुल फॉर्म तो यहीं आ गई, डिफेंस रिसर्च। हेडक्वार्टर बता दीजिए इनके। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस रिसर्च। तो ये कहाँ कहाँ है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द ग्रेटेस्ट अमंग गुप्ता रूलर हु वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, द रीजन फॉर बीइंग कॉल्ड सो। तो गुप्ता शासकों में सबसे महान समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ऐसा कहे जाने का कारण क्या था? तो क्यों समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप जो क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए ना, एग्जाम में आ भी सकता है क्यों कहा जाता है। तो आप बताइए क्यों कहा जाता है। अच्छा, तो इसका आंसर है आंसर सी। इसका आंसर है आंसर सी, ही नेवर फेस डिफीट इन एनी बैटल। तो उसने आज तक किसी भी बैटल में जो है हार नहीं फेस की है, इसलिए उसको कहा जाता है। तो बी अंश का आंसर नहीं है कि उसको ही ऑल्सो रोज टू पावर फ्रॉम बीइंग एन ऑर्डिनरी सोल्जर, ऐसा कुछ नहीं है। गुप्ता रूलर शासक थे अच्छे खासे, लेकिन उसने आज तक कोई जो डिफीट फेस नहीं की है, तो इस वजह से उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये जो है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसको इलाहाबाद बोलो या प्रयागराज इंस्क्रिप्शन बोलो, आप जो बोलना चाहो, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में ये अपीयर हुआ है कि समुद्रगुप्त ने जो है आज तक कोई भी डिफीट फेस नहीं की है, इसकी वजह से उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में ही ये जो समुद्रगुप्त है उसको कविराज का नाम दिया गया है, क्योंकि उसकी एबिलिटी थी टू कंपोजेस वर्सेस। तो ये भी ध्यान रखना कि कविराज का नाम किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त को। कहाँ मेंशन है ये? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में कविराज का नाम किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त को। और ये कहाँ मेंशन है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। और ये ही नेवर फेस एनी डिफीट इन द बैटल, ये भी प्रयागराज या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। और एक और फैक्ट है समुद्रगुप्त से रिलेटेड कि जो समुद्रगुप्त ने जो कॉइन इशू करे थे, उसमें समुद्रगुप्त दिखाया जाता है कि वो वीणा प्ले कर रहा है। वीणा, तो कॉइन जो इशू करे थे उसमें दिखाया जाता है कि वीणा प्लेड बाय द समुद्रगुप्त। तो आप ये तीन फैक्ट है, इनको याद रखिएगा, 1 2 और ये तीसरा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, ही नेवर फेस्ड एनी डिफीट इन द बैटल, इसलिए उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ लिटरेचर वर ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। तो इसमें से कौन सा जो पीसेस ऑफ लिटरेचर है वो हर्षवर्धन ने ऑथर किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको 3 दे रखे हैं, रत्नावली, कादम्बरी और प्रियदर्शिका। तो इसमें से कौन सा जो है हर्षवर्धन ने ऑथर किया है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर बी 1 और 3। तो आपका रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन ने ऑथर किए हैं। तो हर्षवर्धन ने जो है जो बुक खुद ऑथर करी है हर्षवर्धन ने, वो कौन सी है आपकी? रत्नावली, प्रियदर्शिका, एंड तीसरी बुक है नागानंदा।
ये थर्ड बुक है, कादम्बरी नहीं है, थर्ड बुक ये है, थर्ड बुक ये है नागानंदा। और बानाबत्ता जो है, जो हर्षवर्धन के का कोर्ट पोएट था, उसने क्या लिखी थी, उसने 2 बुक लिखी थी। एक लिखी थी हर्षचरित्र, हर्षचरित्र इज अबाउट द बायोग्राफी ऑफ हर्षा। हर्षचरित्र किया कि बायोग्राफी ऑफ हर्षा थी। बानाबत्ता जो कोर्ट पोएट था हर्षा का, तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षा, तो ये बानाबत्ता था। तो पहली लिखी थी हर्षचरित्र और दूसरी लिखी थी कादम्बरी, दूसरी लिखी थी कादम्बरी। तो इसका क्या हो गया, रत्नावली किसने लिखी है, हर्षा ने। प्रियदर्शिका किसने लिखी है, हर्षा ने। और आपकी कादम्बरी किसने लिखी है, कादम्बरी लिखी है आपकी बानाबत्ता ने। तो ये आपकी हो गई किताबें। तो ये हो गया बानाबत्ता का और ये हो गया हर्षवर्धन का। तो आप यहाँ याद रखेंगे 1 2 3, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा और बानाबत्ता का हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो ये जो दोनों जो ये 5 बुक हैं, ये आप याद रखेंगे किसने कौन कौन सी लिखी है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। हर्षवर्धन ने जो है 3 बुक लिखी हैं और बानाबत्ता जो कोर्ट पोएट था उसने ये किताबें लिखी है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स 2022 की, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये करंट अफेयर कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेंस का आंसर राइटिंग है जो अभी जो है 16 मई तक एक्टिव है, फिर उसके बाद आफ्टर प्रीलिम्स एक्टिव होगा, आफ्टर प्रीलिम्स। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे रोज़ डेली क्विज होता है ACPPSC पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।